इस डिस्कशन के बेस पे आए हम जरा नेक्स्ट पेज एक निकालें, एक जरा अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी इसका एक टेस्ट मैंने लेना था, लेकिन मेरा ख्याल अभी हम टू अर्ली स्टेज पे हैं, तो थोड़ा सा जरा पढ़ने पे टेस्ट लेते हैं। जी हेडिंग लिखिएगा जी, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। कंसंट्रेट कीजिएगा, आए जरा मेन चीज एक स्टार्ट करें। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। बस करें सर, ये क्या हो? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरा करने के लिए पहले बोर्ड पर जरा देखिएगा। एक छोटी सी मैंने डायग्राम बनानी, पहले मैं बना दूं जरा, उसके बाद में फिर नोट कीजिएगा। समटाइम बड़ा अच्छा, सारी हमारी बहस जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की सीखी है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, ट्रेडिंग बिजनेस पे शायद ही कभी दोबारा फोकस हमारा। मेन अब सारी बहस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के एंगल से। तो समटाइम्स किसी कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स एमर्ज हो जाती हैं। तो उसमें से जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स बोला जाता है, और अगर कोई लो वैल्यू आइटम प्रोड्यूस हो जाए उसे फिर बाय प्रोडक्ट बोला जाता है। इस बात को जो मैंने की आपके सामने समझने के लिए एक प्रैक्टिकल छोटी सी एग्जांपल जरा जहन में ले आते हैं। अपने जहन में एक पेट्रोल पंप बनाया जरा। पेट्रोल पंप में एक तो पेट्रोल बाइक्स वगैरह गाड़ियों में डाला जाता है, ठीक है, लेकिन फिर डीजल भी होता है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है सर। लेकिन फिर पेट्रोल की फर्दर रिफाइंड फॉर्म हाई ऑक्टेन के नाम से भी कहीं होती है, ठीक है, वो जरा ज्यादा कॉस्टली होता है। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स पे तो नहीं, लेकिन अदरवाइज आपने शायद सुना होगा केरोसिन ऑयल मींस मिट्टी का तेल भी होता है। इन सब का, ये जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इन सब का रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल है, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्रूड ऑयल जब ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में पेट्रोल भी निकल आता है, डीजल भी आ जाता है, केरोसिन ऑयल भी आ जाता है, और उसमें एक ग्रीस टाइप चीज भी होती है, वो मैं बेसिक कुछ लिखता हूँ। लेकिन अगर पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करना है तो फिर हाई ऑक्टेन भी बन जाता है। तो मेन इनका रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल। तो अगर एक रॉ मटेरियल हो और उसको प्रोसेस करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स इमर्ज हो जाए तो उनमें से जो हाई वैल्यू आइटम्स होंगी वो जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, और अगर कोई इमटेरियल इनसिग्निफिकेंट आइटम निकला है तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। अब इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंस जो है ये अमाउंट की बेस पे मीन्स, उससे अगर फॉर एग्जांपल हम जरा अमाउंट से मिलाएं तो पेट्रोल का रेट है अप्रोक्सीमेटली 272 अगर है, तो डीजल का 280 292 समथिंग। केरोसिन ऑयल थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये जरा सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स है। लेकिन अगर ग्रीस को सोचा तो वो बहुत इमटेरियल सी अमाउंट होती है उसकी, फॉर एग्जांपल 20-30 रुपीज पर लीटर। तो जो आइटम्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट होंगी उन्हें हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट आइटम बन जाए तो वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगी। तो लेट मी ड्रॉ डायग्राम जरा थोड़ा सा समझाने के लिए। मीसो से फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये कोई ऑयल रिफाइनरी है। इसमें अगर क्रूड ऑयल प्रोसेस किया जाए, क्रूड ऑयल तो समझ लेंगे ना क्या है? ऑयल की एक्सट्रैक्शन जब आप अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्रूड फॉर्म में होता है, इसे फिर रिफाइनरीज में प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में जो मैं बार बार कुछ आइटम्स के नाम बोल रहा हूँ, लेट्स उन्हें राइट कर लें। पेट्रोल बन गया, डीजल बन गया, केरोसिन ऑयल आ गया,
और लेट्स अज्यूम यहाँ से कुछ थोड़ी सी ग्रीस भी आ गई। पेट्रोल की फर्दर रिफाइंड फॉर्म हाई ऑक्टेन है। फर्दर प्रोसेस अगर कर लिया जाए, फर्दर रिफाइन कर लिया जाए, तो फिर उससे एक हाई ऑक्टेन बन जाता है। ठीक है, इसको जरा जहन में रखा जाए। तो अब दोबारा प्राइसेस जहन में लाए जरा। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल अगर 272 लिखना है, डीजल 292 राउंड, कैरोसिन ऑयल अल्लाह का शुक्र हमें इत्तेफाक नहीं मिट्टी के तेल का, लेट्स चलेगा अराउंड 220 बस अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल। तो उसी के एंगल से अगर देखा जाए तो ग्रीस की वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम होती है पर लीटर। तब इसमें से जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल है, इनकी वैल्यू जरा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर देखा जाए, तो अगर आपस में भी कंपेयर किया जाए तो सिग्निफिकेंट वैल्यूज है। बात समझ आती है? सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट्स है। तो ये जो तीन प्रोडक्ट्स हो जाएंगी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, इनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर सिग्निफिकेंट है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर कोई इमटेरियल आइटम फॉर एग्जांपल निकली है तो ये फिर क्या कहलाएगी? बाय प्रोडक्ट। अब हाई ऑक्टेन क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट? नहीं, हाई ऑक्टेन नहीं बेटा, वो ना जॉइंट प्रोडक्ट है ना बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट क्या चीज है? कौन कंसिडरेशन सुना था? एक कॉमन प्रोसेस है, किसी कॉमन रॉ मटेरियल से अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मर्ज हो रही है, वो तो किसकी रिफाइंड फॉर्म है? तो उसका तो रॉ मटेरियल अगर सोचा जाए तो पेट्रोल ही रॉ मटेरियल नहीं है हाई ऑक्टेन के एंगल से। हाई ऑक्टेन के एंगल से हाई ऑक्टेन बनाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पेट्रोल जो है उसको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? तो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल आर जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट का नाम यहाँ ग्रीस है। एंड हाई ऑक्टेन सिंपली इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ पेट्रोल व्हिच वाज द जॉइंट प्रोडक्ट। तो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि इनका रॉ मटेरियल एक हो, कॉमन रॉ मटेरियल प्रोसेस करके अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स एमर्ज हो रही हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज joint products and insignificant value item if any is called as byproduct। क्या ये जरूरी है कि हर प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट जरूर निकले? अगर नहीं निकली तो इनसिग्निफिकेंट आइटम है ही नहीं, तो बाय प्रोडक्ट हो सकता ना हो। लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाय प्रोडक्ट भी हो जाए। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट है या बाय प्रोडक्ट है? हम वैल्यूज देखेंगे, लेकिन बहरहाल एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन में ये डिसीजन आप पे नहीं छोड़ेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं और बाय प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। वो बता तो देगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वैल्यूज, वो सॉरी आइटम्स जिनकी वैल्यूज सिग्निफिकेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, वो जॉइंट प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। और जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम है अगर बन जाए तो वो फिर बाय प्रोडक्ट कहलाए। यहाँ तक क्लियर हो गया सर? इसको जरा इनिशियली डायग्राम को जरा नोट करें। अब हमने बेसिकली डिसाइड ये करना है कि इन जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स पे कॉस्ट कैसे एलोकेट होती है। वो इंशाल्लाह फिर अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जो मैंने चंद बातें आपको बताने की कोशिश की है, उसकी बेस पर जरा ये डायग्राम बना। जी अब ये तो उसकी अब सेल प्राइसेस लिख रहा हूँ मैं। अमाउंट का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ लीटर तो बहस में नहीं है, नंबर ऑफ लीटर्स बहस में नहीं है, वैल्यूज बहस में। हो सकता है क्वांटिटी बहुत सारी बन गई हो लेकिन उसकी वर्थ ना हो। क्वांटिटीज की बात हो रही है या वैल्यूज की बात हो रही है? वैल्यू से मुराद अमाउंट सीखी मैंने आपके सामने। 272 लीटर रुपीज पर लीटर, 292 रुपीज पर लीटर, रुपीज वैल्यूज, significant value items and insignificant value items।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ समझ आया? जी वेटिंग फॉर मेरी साइड जब नोट कर लें तो बताइए। जी नोटेड है सर। चले सर जी, अब इशू क्या है जिसको हमने रिजॉल्व करना है? अगर नोट कर लिया तो बताते हैं, तो फिर बोर्ड पे जरा देखिए। अब ये जो ऑयल रिफाइनरी है, जरा ऑयल रिफाइनरी से में, इस ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने का कोई खर्चा होगा क्या? फॉर एग्जांपल क्या? सबसे पहले तो बेटा ये क्रूड ऑयल का खर्चा होगा, इसमें प्रोसेस होना है, रॉ मटेरियल है, फिर लेबर होगी, फिर ओवरहेड्स होंगे। क्या ख्याल है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स होंगे। लेट्स अज्यूम ये कॉस्ट आई है किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में 50 मिलियन रुपीस का खर्चा होगा। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 मिलियन आई है। बताएं किसको बनाने की आई है? पेट्रोल को बनाने की आई है, डीजल को, केरोसिन ऑयल को। तो इशू सिर्फ क्या है, अब ये जो कॉस्ट आई है ये एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की है। आपको एज अ मैनेजमेंट पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कितना हो रहा है, और प्रोडक्ट वाइज अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो फिर आपके पास प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट भी होनी चाहिए। तो हमने बेसिकली जो सीखना हुआ है कि ये जो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कॉस्ट है, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कैसे एलोकेट होती है। क्या इसे अब एलोकेट करना पड़ना है? किस किस की कॉस्ट है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है, इसे फिर एलोकेट करना पड़ता है। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम जिसको हमने यहाँ रिजॉल्व करना सीखना है? एलोकेशन ऑफ, एक हेडिंग लिखना जरा, एलोकेशन ऑफ joint manufacturing cost, allocation of joint manufacturing cost to joint products। इस इनिशियल डिस्कशन में जो मैं अभी आपके सामने करूंगा, अभी हम बाय प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, बाय प्रोडक्ट का क्या होना होगा इंशाल्लाह अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने हेडिंग क्या लिखी है? एलोकेशन ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। इस डिस्कशन में अभी बाय प्रोडक्ट काइंडली मिक्स नहीं करना, वो फिर मैं खुद से मिक्स करूंगा बाद में। फिलहाल हम सिर्फ ये सीखेंगे कि जॉइंट कॉस्ट को, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कैसे एलोकेट किया जाता है। हेडिंग समझ गए? हेडिंग समझ गए सर? इसमें मैडम सबसे पहला मेथड जो यूज होता है, इसमें दो तीन मेथड्स हैं। नंबर वन एलोकेशन के, सबसे पहला मेथड इज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड, या ब्रैकेट लिखना है, यूनिट्स बेसिस मेथड। फर्स्ट मेथड इज कि आप क्वांटिटी को बेस बना लें और उसकी बेस पे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एलोकेट कर लें। कैलकुलेटर्स रख लें जी निकाल कर, वर्किंग शुरू हो रही है।
अगर नोट कर लिए तो बता दीजिएगा। बस आप रुक जाइएगा काइंडली, पहले एक छोटी सी एग्जांपल मुझे बना लेना है। लेट्स से एक कॉमन प्रोसेस है, उसमें जॉइंट कॉस्टिंग कर हुई है। जॉइंट कॉस्ट का मीनिंग क्या है? सबकी मिला के कॉस्ट इंकर हुई है 1,20,000। और अगर मैं फर्दर कोई वर्ड एक्सप्लेन नहीं भी कर रहा तो 1,20,000 में क्या क्या आ रहा होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स मिला के 1,20,000 कॉस्ट है। सपोज इसके रिजल्ट में, प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स इमर्ज हुई, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब जनरलाइज एग्जांपल है, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस पे चलते हैं। और उसके 20,000 यूनिट्स, इस खर्चे से ए के 20,000 यूनिट्स बने, लेट्स अज्यूम बी के 25,000 एंड सी के 15,000 यूनिट्स बने। डाटा अंडरस्टैंड कर लिए क्या? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 1,20,000। उसके कॉस्ट के इंकर होने से क्या क्या बना? ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स के मैंने नाम अज्यूम किए हैं, और कितने कितने यूनिट्स बन गए? 20,000, 25,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। सपोज यहाँ तक अगर आप भी बना लें छोटी सी डायग्राम, फिर इसकी बेस पे एक वर्किंग सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, प्लीज ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है। चीजें सारी डेफिनेटली नई जरूर होंगी कॉस्ट में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इतनी इशू नहीं है। बाकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करते हुए चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत एडवांस लेवल पे चली जाती हैं। लेकिन शुरू से अगर सही तरह से टॉपिक अंडरस्टैंड किया हो तो इतना भी इंशाल्लाह इशू नहीं। प्रॉब्लम हमारा वही बनना है, रेगुलरिटी समटाइम्स इंश्योर नहीं हो पाती है, साथ साथ पढ़ना जरा टफ काम हो जाता है। जी चलिए, अब ये डायग्राम बना लिएगा तो मेथड का नाम पढ़ें क्या? फिजिकल क्वांटिटी मेथड है। 1,20,000 का खर्चा किस पे हुआ है? अब बस इस तरह की चीजें फाइनल करते हैं, तीनों पे हुआ। तो इसमें ए का कितना खर्चा है, बी का कितना खर्चा है, सी का कितना खर्चा है, ये अलग करने के लिए क्या तरीका अडॉप्ट हो सकता है? क्वांटिटी को बेस बना। तो क्या करें, टेबल छोटा सा बनाएं, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें, ए बी सी, कॉलम्स बना लें। देन उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस लिख लें, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 20,000, 25,000 एंड 15,000। ठीक है, और इन यूनिट्स प्रोड्यूस को बेस बना के एलोकेशन कर लें। नेक्स्ट कॉलम में लिखना है एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। किसको बेस बना के क्या करें? यूनिट्स को बेस बना के जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करें। कुछ समझ आएगा? बताएंगे क्या कर, क्या कहीं जा रहा हूँ, क्या करें? यूनिट्स का सम कर लें और इस सम को यूज करके कितने रुपए एलोकेट कर लें। रुपए जरा बता दें कितने? 1,20,000। एक वर्किंग मेरे से सुन लें, बाकी डेफिनेटली मेरा ख्याल है इतना मुश्किल की बात नहीं है, सिंपली समझ आ जाएगा। जरा यूनिट्स का सम करें जरा। 60,000। अगर यूनिट्स को बेस बनाना है तो देन कैलकुलेटर पकड़े, एक वर्किंग करवाएं जरा कैंडी। ए पे कैसे वर्किंग करें? 20,000 यूनिट्स हैं, डिवाइड बाय 60,000 यूनिट्स हैं। ए का प्रपोर्शन आ जाएगा टोटल यूनिट्स में, 20,000 डिवाइड बाय 60,000 और मल्टीप्लाइड बाय, प्लीज बोल दें। तो क्या कर रहे हैं हम? यूनिट्स को बेस बना के, यूनिट्स की बेस पे परसेंटेज निकाल के कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कर रहे हैं। डन है सर? एक आंसर है काइंडली बता दें। 40,000 और बाकी काइंडली खुद से जरा सॉल्व कर दें। तो एक आध वर्किंग खुद से लिख भी लीजिएगा साथ ही, तो एक वर्किंग साथ लिख लें, सारी वर्किंग चाहे ना लिखें, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें। बी की फिगर्स आ जाएंगी 25,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। आंसर आ जाएगा 50,000।
एंड 30,000। फॉलो किया प्लीज सबने? किसको बेस बना के क्या एलोकेट कर दिया है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत, बोलते रहे बोलते रहे। तो जिस प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उसे टोटल यूनिट से डिवाइड करके परसेंटेज सॉर्ट ऑफ आ जाएगी, और जिस परसेंटेज से यूनिट्स बने हैं उसी परसेंटेज से कॉस्ट की एलोकेशन हो जाएगी। डन है सर? कर लिया करेंगे सर? अब आ जाए 40,000 रुपीज पे जरा। 40,000 रुपीज जो ए को एलोकेट हुए हैं, 1,20,000 है टोटल जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट जो ए बी सी तीनों पे एलोकेट होनी थी। अब 40,000 इज शेयर ऑफ, नहीं मतलब ये अब 40,000 इज शेयर ऑफ ए इन द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। शेयर ऑफ ए इन द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सिमिलरली 50,000, 30,000। अब ये 1,20,000 जो है 40,000, 50,000 और 30,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली एलोकेट हो गया। तो किसी एक के साथ जरा थोड़ा सा इसका नाम लिखना जरा। अब ये 40,000 क्या कहलाएगा? शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो बेस्ड ऑन दिस डाटा, ए के जो 20,000 यूनिट्स बने हैं उनको बनाने में फिर हमारा अप्रोक्सीमेटली 40,000 का खर्चा हुआ है। डेफिनेटली क्योंकि प्रोडक्ट्स इकट्ठी बन रही हैं, कॉस्ट तो कंबाइन आई है, लेकिन क्वांटिटीज की बेस पे फिर हमने एलोकेशन कर दी है, और 40,000 इज द शेयर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से ए का बनता है। मेरे वर्ड समझ आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो होपफुली पहला मेथड बिल्कुल सिंपल है। किसको बेस बना लें? फिजिकल क्वांटिटी को बेस बना लें, यूनिट्स को बेस बना के एलोकेशन कर लें। डन है सर? सेकंड मेथड लिखें। अब इस वक्त हम कुछ मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, बाकी डेफिनेटली फिर क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें एग्जामिनर हमें बताएगा कि कौन सा मेथड से वर्किंग करनी है, और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह फिर उसकी बेस पे कर लेंगे। सेकंड मेथड का नाम लिखें सेल वैल्यू एट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। जी रहमान साहब बाद में हम नोट कर लीजिएगा, इस वक्त आगे चलें। जी लिखिए जी, हेडिंग लिखिए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट को जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। ये सेकंड मेथड स्टार्ट करने से पहले जरा, और ये क्या मैंने लिखा है मैं बताता हूँ अभी। फर्स्ट मेथड पे वापस आए। फर्स्ट मेथड में सिंपली बस हमने किसको कंसिडर किया? हिम्मत करें जरा, बस क्वांटिटी को कंसिडर किया। सिर्फ ये देखा कि कितने यूनिट्स बने, और जिसके ज्यादा यूनिट्स बनेंगे, जरा डाटा देखें जरा, उसको फिर कॉस्ट भी ज्यादा एलोकेट हुई। जरा देखें जरा, इसमें हमने सिर्फ यूनिट्स का बेस बनाया और ये नहीं देखा कि उन किस प्रोडक्ट के यूनिट्स की सेल वैल्यू ज्यादा है। तो समटाइम्स ये फर्स्ट मेथड है, एक्सेप्टेबल तो ये है, लेकिन इसमें सिर्फ क्वांटिटी की बेस पे कॉस्ट एलोकेट हो जाती है, और हो सकता है कि कुछ आइटम्स ऐसी हों जिनकी क्वांटिटी तो कम बन रही हो लेकिन उनकी सेल वैल्यू ज्यादा हो। तो ज्यादा बेहतर ये कि सिर्फ क्वांटिटी को कंसिडर ना किया जाए, सेल प्राइसेस को भी कंसिडर किया जाए। तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है उसको समझने के लिए मैं छोटी सी एक एग्जांपल बना रहा हूँ। इसको मेरे ख्याल लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं पॉइंट जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने के लिए जरा बोर्ड पर देखना। लेट्स अज्यूम एक कोल माइन है, कोल माइन, कोयला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, माइन कोयले की कान है। लेट्स अज्यूम कुछ साउथ अफ्रीका में कोल माइन है। आप नहीं समझे? बहुत दूर तो है, लेकिन आपने कौन सा खुद से कोल एक्सट्रैक्ट करना है? आपके पास ही अल्हम्दुलिल्लाह अपना प्लेन है, तो आप कहीं भी हो ऑनलाइन
अवेलेबल है, दिल करे तो कभी भी ऊपर से देख लेंगे। लेकिन जो असल चीज इस कोल माइन में वो जरा थोड़ी सी और है। इस कोल माइन में समटाइम्स, अब डेफिनेटली इसमें कोयला तो मेजर निकलेगा, लेकिन समटाइम्स इन माइंस में डायमंड्स भी निकलते हैं। तो अब जरा मेरी समझ लें, अपनी समझ लें, अपनी समझ। तो लेट्स अज्यूम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आपने कोल भी एक्सट्रैक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डायमंड्स भी निकला। अब माइनिंग कॉस्ट आएगी, माइनिंग कॉस्ट, एम्प्लॉइज खर्चे, वो खर्चे अब डेफिनेटली कोल की एक्सट्रैक्शन के भी हैं और उसी में फिर डायमंड्स भी निकल रहे हैं। तो दो प्रोडक्ट्स हमारी बन गई हैं, कौन कौन सी? कोल भी है, डायमंड्स भी हैं। अब लेट्स अज्यूम 50 मिलियन केजीज, तो थोड़ी सी बड़ी अमाउंट थोड़ा रखो, क्वांटिटी जरा केजीज में लिखो। केजीज आपने कोल एक्सट्रैक्ट किया और लेट्स अज्यूम 2 केजीज डायमंड्स निकले। तो डेफिनेटली कोल ज्यादा है, ये आपका हो गया, डायमंड्स भी आपके हो गए। फर्स्ट करें इस एक्सट्रैक्शन पे ड्यूरिंग द ईयर हमारी 100 मिलियन फॉर एग्जांपल कॉस्ट इंकर हुई। बस जो पॉइंट मैंने समझाना वो काइंडली ध्यान समझिएगा। व्हाट इज 100 मिलियन, मैंने नीचे जो ज़ूम किया ये वही मैंने कॉलम बनाया, एक मैंने क्वांटिटी का कॉलम बना लिए और अब एलोकेशन करने लगा। तो 100 मिलियन रुपीस कोल एक्सट्रैक्शन पे ड्यूरिंग द ईयर, या इस माइन में जो काम किया हमने उसका 100 मिलियन हमारा खर्चा हुआ। अब यहाँ अगर क्वांटिटी को बेस बनाया जाए तो होपफुली शायद किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है, हम खुद से भी गौर से देखें तो मेजर कॉस्ट का पोर्शन किसे एलोकेट हो जाए करके देख लेते हैं। और अगर डायमंड्स, बल्कि डायमंड्स की वर्किंग करके देखते हैं, डायमंड्स के सिर्फ 2 केजीज है। हो सकता है ये माइनिंग कोल की हम कर ही इसलिए रहे हो कि अल्टीमेटली डायमंड्स निकला है, लेकिन अगर आप क्वांटिटी का बेस बनाएंगे तो मैं टोटल अगर करूंगा तो किसका होगा, ये टोटल ये बनेगा ना टोटल क्वांटिटी। तो जरा कैलकुलेटर पकड़ना, सिर्फ डायमंड्स की तरह वर्किंग करें, 2 केजीज लिखें डिवाइडेड बाय 50 मिलियन 0002 करें और मल्टीप्लाइड बाय, बताएं क्या करेंगे, बता दें यार क्या हो गया, 100 मिलियन करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है 40 रुपए, शायद 40 रुपए, 4 रुपए इसका मतलब है डायमंड्स को निकालने की कॉस्ट है, और बाकी माइनस अगर करें तो वो सारी फिर कोल की कॉस्ट है। ऐसे ही हो रहा है सर, हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं महंगा मुंगा कोई नहीं पड़ रहा, नहीं थिंग्स क्लियर। ये 100 मिलियन टोटल खर्चा है, एलोकेशन से प्रॉपर नहीं हो रही। अगर हम सिर्फ क्वांटिटी को देखें, अब जरा क्वांटिटी को अगर आप देखें तो क्वांटिटी की बेसिस पर ये एलोकेशन बनती है, लेकिन सिर्फ अगर क्वांटिटी को देखें तो आपकी एलोकेशन सही नहीं हो पाएगी। शायद यहाँ वैल्यूज भी मीन सेल प्राइसेस भी कंसिडर होने चाहिए। हो सकता है अपने माइन ऑपरेट करने का प्लान बनाए ही डायमंड्स के लिए हो। क्या ख्याल है इसमें ज्वाइंट प्रोडक्ट कौन सी है, बाय प्रोडक्ट कौन सी है? अब ये भी मसला हो जाएगा। हो सकता है अल्टीमेटली कि डायमंड्स के लिए हमने गोला निकालना शुरू किया, लेकिन अगर क्वांटिटी को बेस बनाएंगे तो क्वांटिटीज की बेस पे शायद इनसिग्निफिकेंट आइटम्स को कंपैरेटिवली, मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कोल इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन डायमंड्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो शायद कंपैरेटिवली कम प्राइस होगी। तो अगर हम क्वांटिटी को बेस बनाएंगे तो समटाइम्स एलोकेशन हो सकता है सही ना हो पाए। तो यहाँ एलोकेशन किस तरह अगर की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्वांटिटी के साथ साथ सेल प्राइसेस भी अगर कंसिडर हो जाए तो सेल वैल्यूज फिर ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन कर रही होगी कॉस्ट का, क्योंकि शायद कंसंट्रेशन सुनिएगा नेक्स्ट वर्ड, शायद जिन चीजों की सेल प्राइसेस ज्यादा होती हैं उनकी कॉस्ट कम होती है। अगर सेल प्राइसेस ज्यादा है तो फिर कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली ज्यादा ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अगर क्वांटिटी को बेस बना रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी कम है इसलिए कॉस्ट कम एलोकेट हुई है। तो सिर्फ क्वांटिटी अगर कंसिडर आप करेंगे तो समटाइम्स हो सकता है लॉजिकल एलोकेशन ना हो सके। देयरफॉर यूनिट्स मेथड गलत वाली बात नहीं है, लेकिन शायद कुछ सर्कमस्टांसेस में सिर्फ यूनिट्स को कंसिडर करना मुनासिब नहीं होगा। देयरफॉर अब पढ़े जरा सेकंड मेथड का नाम। तो अब हम इस
सेल वैल्यू की जाए। और यहाँ एक और वर्ड अब आ गया है कि स्प्लिट अप को बेस बना के कैलकुलेशन पॉइंट, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले आप ये बता दें कॉन्सेप्ट समझ आ गए। क्वांटिटीज को समटाइम बेस बनाने से प्रॉपर कॉस्ट एलोकेशन नहीं हो पाती है, तो इन दो सर्कमस्टांसेस फिर हमें सेल वैल्यूज को कंसिडर कर लेना चाहिए। तो लॉजिकली तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बाकी डेफिनेटली हम एग्जामिनर को क्वेश्चन में देखा करेंगे कि एग्जामिनर हमसे कौन सा मेथड कह रहा है, अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह फिर वर्किंग किया। अब शुरू कर लें प्लीज। तो इस मेथड को समझने से पहले जरा ये मैंने स्प्लिट ऑफ पॉइंट वर्ड्स लिखे हैं, इनको जरा डिफाइन करने को जरा हेडिंग डेफिनेशन थोड़ी सी बनानी है इसमें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैसे करते हैं? तो सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में फिर अभी डाटा अज्यूम करता हूँ, लेकिन पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट को जरा डिफाइन करना है। इट इज अ पॉइंट वेयर it is a point where separately identifiable products emerge from the common process. It is a point, split a point is a point where separately identifiable products emerge from the common process. जिस स्टेज पे जॉइंट प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाएंगी, that point is called as split up point. Separately identifiable products emerge from the common process. इन वर्ड्स को समझने के लिए जो सबसे पहले हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई थी, वो डीजल पेट्रोल वाली, उस पर आइएगा। ये अगर डायग्राम देखी जाए तो इसमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट के जो वर्ड्स हमने लिखे हैं उनको जरा ज़हन में रख के जरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट ढूंढना। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, सर्कल सा लगाया मैंने, क्रूड ऑयल इन हो रहा है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट नहीं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन दोबारा पढ़े, तो अब ट्रांसलेशन करें अपने ज़हन में। तो ऐसे डेफिनेशन रट्टा तो नहीं लगाना, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें। जहां से प्रोडक्ट्स सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, तो शायद ये जो मैंने एक सेग्रीगेशन की यहाँ पे, ये सेपरेट ऑफ पॉइंट। असल में एक सेपरेट ऑफ पॉइंट है, फिर एक फर्दर प्रोसेसिंग भी है। तो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं, सेपरेट ऑफ पॉइंट मींस जहां से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल लदा हो गया, फिर पेट्रोल को हाई ऑक्टेन बनाना, ये कोई सेपरेट ऑफ पॉइंट नहीं, वो फर्दर प्रोसेसिंग पॉइंट है। तो व्हाट इज अ सेपरेट ऑफ पॉइंट अपने वर्ड्स में? जहां से, जिस पॉइंट पे सॉरी, प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाए, अलग अलग। और अब अगर इस लाइन को नीचे पूरा पढ़ा जाए, हेडिंग पढ़े जरा सेकंड मेथड की, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, इसका फिर क्या मीनिंग होगा कि जिस स्टेज पे, जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अलग होगी, उस वक्त की अपने सेल वैल्यूज को बेस बना के एलोकेशन करनी। डन है प्लीज। अब हाँ, इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ मैं डाटा ज़ूम करता हूँ। ये सेपरेट ऑफ पॉइंट समझ आ गया? अपने लफ्जों में बता दें क्या होता है। जिस प्रोडक्ट पे रॉ मटेरियल स्प्लिट होके प्रोडक्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाए, इन अदर वर्ड्स, या इस तरह करें, प्रोडक्ट्स अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए, अलग अलग प्रोडक्ट्स इमर्ज होना शुरू हो जाए। क्रूड ऑयल जहन में लाया, क्रूड ऑयल के अंदर पेट्रोल, डीजल है, लेकिन अभी अलग अलग नहीं है। प्रोसेसिंग के रिजल्ट में जब पता चल जाए ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये है केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा है, तो जिस स्टेज पे पता चला जाके, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज, या दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अंडरस्टैंडेबल है प्लीज? हाँ, एक छोटी सी एग्जांपल लिख रहा हूँ, एक डायग्राम फॉर्म में लिख रहा हूँ, या एक सेकंड सॉरी, डायग्राम में पहले बना लूँ। लेट्स अज्यूम जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है। डाटा मैं बिल्कुल सिंपल से इसको यूज कर रहा हूँ ताकि हम मेन जरा कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। 10,000 तीन प्रोडक्ट्स emerging A, B and C, और इनकी सपोज रिस्पेक्टिव क्वांटिटी है 1000, 2000 एंड 3000। यहाँ तक आप बना लें, बाकी फिर चीज़ों को बाद में लिखते हैं।
Let's assume joint cost is 10,000 and the three products are separately identifiable, A, B and C, 1,000, 2,000 and 3,000 units produced. यहाँ तक जो मैंने डाटा लिखा है ये तो वही अभी फिजिकल क्वांटिटी वाला डाटा है, ऐसे ही है सर? अगर इनको टोटल करने यूनिट्स को तो क्या यूनिट्स की बेस पे एलोकेशन हो सकती है, लेकिन अगर आपने सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बेस पे वर्किंग करनी है तो जरा एक टेबल नीचे बनाया, 3 प्रोडक्ट्स, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नहीं बेटा अब यहाँ से टोटल नहीं करना, अब यूनिट्स प्रोड्यूस अगर यहीं से टोटल करना है फिर तो ये यूनिट्स मेथड हो जाएगा। अगर सेल वाली मेथड है तो नेक्स्ट स्टेप फिर क्या है वो यहाँ तक आते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी नेक्स्ट कॉलम नहीं बनाइएगा, बस यहाँ तक आए। अगर एज इट इज इन यूनिट्स को टोटल करने ये तो फिर वही हो जाएगा जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया था। अगर आपने सेल वाली मेथड यूज करना है तो यूनिट्स प्रोड्यूस के बाद नेक्स्ट एक कॉलम बनेगा, पहले मुझे बना लेने देना, उसमें आप ढूंढा करेंगे फिर क्वेश्चन देख के कि सेल प्राइस पर यूनिट क्या है, किसकी सेल प्राइस पर यूनिट, इन प्रोडक्ट्स की। अब सेल वैल्यूज पहले बनानी है, तो लेट्स अज्यूम रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू सेल प्राइसेस पर यूनिट आर 2, 3 एंड 4। ये क्या अज्यूम किया जी मैंने एक्स्ट्रा कि जो यूनिट्स बने हैं उनमें से ए का यूनिट कैन बी सोल्ड एट ₹2, 3 and 4 A, B and C respectively. डन है प्लीज? आइडियली रुक जाए मेरा ख्याल एक मिनट जी, हम डेफिनेटली सोचेंगे कि कितने पे बिकना, क्वेश्चन में डाटा दिया होगा कितने में बेच सकते हैं, वो तो डेफिनेटली जब एक्चुअली मार्केट में बेचेंगे तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम अपना बेस्ट एफर्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट का यूनिट कितने का बिकता है वो ढूंढा करेंगे इन 2 कॉलम्स की बेस पे। फिर नेक्स्ट कॉलम में सेल वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे 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 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर 2000, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 3 6000, 3000 मल्टीप्लाइड 4 12,000। क्या आ गया ये? अब ये सेल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्शन आ गई। अब तो अब रादर देन कि हम यूनिट्स का बेस बनाएं, अब हम सेल वैल्यूज को बेस बना के कितने रुपए एलोकेट कर देंगे, जरा यहाँ तक बता दें मुझे। वो जो 10,000 रुपीज है उनकी एलोकेशन की बात हो रही है, तो क्वांटिटी को बेस बनाने की बजाय आप किसको भी बेस बना सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन। तो सेल को अगर बेस बनाना है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ढूंढा करेंगे, सेल प्राइसेस ढूंढा करेंगे, सेल वैल्यूज बना लिया करेंगे, तो अब सेल वैल्यूज से टोटल करेंगे और 10,000 रुपीज को सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेट वैसे ही होना है, प्रोसीजर वही है, लेकिन रादर देन क्वांटिटी अब आप सेल वैल्यूज को कंसिडर कर लेंगे। बात समझ आ गई कैसे हो रहा है? कर ले फाइनल, यहाँ तक टेबल कंप्लीट कर ले कंप्लीट। समझ आइए सर क्या हो रहा है? सर करने एलोकेशन कंप्लीट करें, एलोकेशन टेबल बनाए लास्ट कॉलम। कैसे करेंगे एलोकेशन? नहीं पहले टोटल करना पड़ेगा कहीं यार, इसका नहीं बेटा, यूनिट्स का नहीं है ये, अब रुपीज है यार, सेल वैल्यू के रुपए हैं, 2,000 रुपए, 6,000 रुपए, 12,000 रुपए, ये पता है फिगर्स कैसे हैं थर्ड कॉलम में? कैसे है ये? 1000 यूनिट्स इंटू 2, 2000 यूनिट्स इंटू 3, 3000 यूनिट्स इंटू 4, अप्रोक्सीमेटली 20। तो रादर देन कि हम यूनिट्स का बेस बनाते, अब वैल्यूज को अगर बेस बनाएंगे, कोई एक फिगर बोल दें कैसे आएगी? 2000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, आंसर अप्रोक्सीमेटली 1000। एक लिख रहे हैं वर्किंग, बाकी कंप्लीट करें। तो होनी तो एलोकेशन ही है, लेकिन रादर देन के क्वांटिटी को बेस बनाएं,
सेल वैल्यूज बना के बेस बन रही है। तो इससे अगर करेंगे तो जिस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ज्यादा है उसको फिर अकॉर्डिंगली ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होगी। सिमिलरली 6000 डिवाइड बाय 20,000 बन गया 3000 एंड 6000। सब सॉल्व किया करें यार, सिंपल वर्किंग से प्लीज सॉल्व करें। कर रहे हैं वर्किंग जी? एनी कंफ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले सर आगे। चले सर जी, अभी ये सेकंड जो मेथड है सेल वाली मेथड, यही अभी चल रहा है आगे, लेकिन अब इसमें एक दो वेरिएशंस और आने हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें इसके बाद। फुल सीरियस गेम खत्म हो रही है। समटाइम्स products are not sellable at split of point sometimes products are not sellable at split of point, rather they are to be further processed before being sold in the market. Sometimes products are not sellable at split of point, rather they are to be further processed before being sold in the market. कभी कभी नहीं उस वो तो मेरे ख्याल दोनों स्टेजेस पे हो रहा था, मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी। सेंटेंस ये है कि कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स जब अलग-अलग हुई हैं एज इट इज उस कंडीशन में सेलेबल ही ना हो, और अगर उन्हें सेल करना है तो सेल करने से पहले उन्हें फर्दर भी प्रोसेस करना है। आपके जो जेहन में एग्जांपल आई वो आए जरा ऊपर स्टार्टिंग एग्जांपल में, पेट्रोल वाली एग्जांपल पे शायद वो सिचुएशन नहीं है। वहां पेट्रोल भी बेचा जा सकता है और हाई ऑक्टेन भी बेचा जा सकता है। तो अगर पेट्रोल बेचा जा सकता है तो पेट्रोल इज द जॉइंट प्रोडक्ट विच इज सेलेबल एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा कि कितना एज इट इज पेट्रोल बेचना है और कितना पेट्रोल जो हमने हाई ऑक्टेन बना के एक्स्ट्रा बेचना है, क्योंकि शायद हाई ऑक्टेन किस तरह से डिमांड ना हो, तो शायद सारा पेट्रोल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने पेट्रोल का एज इट इज बेचना ही नहीं है, हमने बेचना ही हाई ऑक्टेन है, फिर शायद यहाँ पे इस तरह की बात हो जाएगी। मैं जिस वक्त बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि प्रोडक्ट्स जब अलहदा हुई हैं तो बिकती नहीं है, आर नॉट सेलेबल। प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है। तो उसकी एग्जांपल समझने के लिए कुछ जरा बोर्ड पे पहले जरा देखिएगा। पहले मैं कंप्लीट करूंगा फिर आपने लिखना, बल्कि इससे पहले कि मैं उस एग्जांपल में जाऊं, ये जो हमने पहला काम किया है जरा बोर्ड पे देखा जरा। इसमें जॉइंट कॉस्ट थी 10,000 और कितनी प्रोडक्ट्स बनी, और लेट्स अज्यूम ये सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल थी, और कितने 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 पे बेचा जा सकता था? 2 3 ना 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 कितने कितने के पे बेचा जा सकता? 2 रुपीज 3 रुपीज एंड 4 रुपीज पर यूनिट पे बेचा जा सकता था। लेकिन अब मैं सिनेरियो क्या डिस्कस करने लगा कि जब ये प्रोडक्ट्स अलग हुई हैं एज इट इज नहीं सेल होती, इन्हें फॉर एग्जांपल पैक करना पड़ता है या फर्दर रिफाइन करना पड़ता है, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट सेल होती हैं। इसमें प्रॉब्लम अब क्या होगा कि हमारे पास फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज नहीं होंगी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कौन सा होता है? जहां अलहदा हो गई, लेकिन अगर अलहदा जहां पे हुई वहां बिकती नहीं है, नहीं तो फिर हमें सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड को अप्लाई करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी। इफ द प्रोडक्ट्स आर कंसिडरेशन, अगर प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हैं तो जो मैंने अभी वर्किंग की है वो हो गई, फिर हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। अब मैं जो अगली बात आपके सामने रखने लगा हूँ, ये किस कॉन्टेक्स्ट में रखने लगा हूँ कि प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल वेयर
स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, हाँ सेल हो जाती हैं, लेकिन पहले क्या करना पड़ता है, ये फर्दर प्रोसेसिंग क्या होती है, अलहदा होने के बाद फर्दर काम, मुझे हाई ऑक्टेन में हुआ था, तो अलहदा हो जाने के बाद अगर चीजें एज इट इज नहीं बिक रही और फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, तो देन हम कैसे वर्किंग करेंगे, अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हो रही है। ओके प्लीज, तो देन इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम पहले बना लो। लेट्स अज्यूम जॉइंट कॉस्ट है 13,200, लेट मी फिनिश। 3 प्रोडक्ट्स बनी, लेट्स अज्यूम ए, बी एंड सी, लेकिन सपोज इस सिनेरियो में दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट एज इट इज एट दिस स्टेज, अलग-अलग तो हो गई लेकिन अभी ये बिक नहीं रही, इनको बेचने के लिए सपोज आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी है और फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे। ये मैंने जो नेक्स्ट एरोस बनाए किस चीज के बनाए, और लेट्स अज्यूम इन पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर हो रही है, वो रिस्पेक्टिवली ए को फर्दर प्रोसेस करने में लेट्स अज्यूम हमारी 500 कॉस्ट इंकर हो रही है। अब ये 500 क्या लिखा मैंने, किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, ए को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने, इनिशियली ए बन गई लेकिन ए को फाइनल करने के लिए हमें लेट्स अज्यूम 500 का खर्चा और करना पड़ा, बी के लिए सपोज हमें 1000 रुपीज का खर्चा और करना पड़ा, और सी के लिए सपोज हमें 1200 का खर्चा और करना पड़ा, और फिर अब ये प्रोडक्ट सेल होगी। किस स्टेज पे सेल नहीं हो रही, इस स्टेज पे फर्दर प्रोसेसिंग से पहले सेल नहीं हो रही, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कब सेल होंगी, इस फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल होगी। फिर वो कितने की सेल होंगी वो मैं डाटा बाद में लिख देता हूँ, पहले आप यहाँ तक जरा डायग्राम अपनी कंप्लीट कर लो। मेरा पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, किस सिनेरियो में बात नहीं हो रही, किस में हो रही है, बोल दे जरा काइंड, जरा क्लियर हो जाएगा आपको क्या समझ आ रहा है। सेपरेट अप पॉइंट पे सेल नहीं हो रही, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद इंशाल्लाह सेल होगी, देखें यहाँ, लेकिन इसके बाद जरा ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी थोड़ी सी जगह रखिएगा, वहां से जरा फिगर्स लिखनी। तो बेटा नजम जाने दे यार, क्या फर्दर प्रोसेसिंग सेल के बाद आएगी, नजम ना करे यार, आफ्टर सेल वैल्यू नहीं यार, इंशाल्लाह बिफोर यार, नजम सब ठहरे यार, ना करें। यहाँ तक जो डेटा लिखा है इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी बेटा वो बोल लेंगे बर्ड्स इंशाल्लाह, वो कोई मसला नहीं है, ये ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, ये एक अच्छा वर्ड बच्चों ने बताया है। ABC जो है बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहलाएगी। अब ये पता नहीं मेरे अलावा सबको पता ही होगा, अभी दरमियान में ये प्रोडक्ट ये बन तो गई है, लेकिन सॉर्ट ऑफ आप इस तरह से कह सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग से पहले इन प्रोसेस, अभी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फिर फाइनली फिनिश गुड्स बनेंगे। अब ये दरमियान में है प्रोडक्ट अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किस स्टेज पे, स्प्लिट अप पॉइंट नहीं, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मींस दरमियान में भी है, किस स्टेज पे, स्प्लिट अप पॉइंट पे अभी ये फुली 100% कंप्लीट नहीं है, इसने फर्दर कंप्लीट होने के लिए इस पे फर्दर खर्चा होना है, फिर ये फाइनली फिनिश गुड्स बनेगी और फिर ये मार्केट में सेल होगी। ठीक है, क्या मार्केट में बेचने के बाद फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो इस तरह की बात अलगिज नहीं है। बेचने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स को स्प्लिट अप पॉइंट के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करना पड़ता है, और उसका मैंने आपके सामने खर्चा लिखा है। अब क्लियर है प्लीज, नजम प्लीज।
एक जरा इसके बाद इंफॉर्मेशन और लिखना है, सपोज क्वेश्चन में डाटा डेफिनेटली होना चाहिए, लिखिएगा जरा इसके आगे, सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, या चले 1 मिनट जरा, जस्ट मैं जरा पूरा कर दूंगा। सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर, एक प्रोसेसिंग वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझ रहे हैं? फर्दर प्रोसेसिंग क्या मतलब? फर्दर काम, सिंपल फर्दर काम। तो लेट्स अज्यूम अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ABC, ये हम प्रोडक्ट ए को 2000 रुपीज पे बेच सकते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये मैं रुपीज लिख रहा हूँ, इस वक्त क्वांटिटी नहीं लिख रहा, ये वैल्यूज हैं या क्वांटिटीज हैं? और डेफिनेटली क्वांटिटी अगर होती तो हम वैल्यू बना भी सकते थे। मैं जरा डाटा थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि जरा आपके रजिस्टर में जहां तक आपने लिखा उसी की बेस पे वर्किंग हो रही है। तो व्हाट इज 2000, चले आप बोल दो क्या है, अपने लफ्जों में जरा, अपने लिए मतलब आपको क्या समझ आ रही है? अगर क्या क्या हो जाए तो फिर ये क्या है? अगर जॉइंट प्रोसेस का खर्चा भी हो जाए और फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा भी हो जाए ए पे, तो फाइनली हम ए को कितने में बेच देंगे? जितने भी यूनिट्स बने बस सपोज 2000 पे बेच देंगे। लेट्स अज्यूम बी के जितने भी यूनिट्स होंगे 6000 पे बेच देंगे, और सी के सपोज 12000 रुपए के यूनिट सारे बेच देंगे। ठीक है जी, ये जो भी क्वांटिटी बनी उनकी सेल वैल्यूज लिख रहा हूँ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ऊपर मेरी हेडिंग जरा देख लेना, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पर यूनिट नहीं, सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। डेफिनेटली इन फिगर्स तक मैं कैसे पहुंचाऊंगा? अगर कोई क्वांटिटी होगी तो क्वांटिटी को सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई मैंने किया होगा। तो रादर देन के मैं डाटा अलग लिखता, मैंने जरा आपके सामने इस वक्त जरा कंबाइंड फिगर्स लिखती हैं। इफ दीज आर सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या ये 2000, 6000 और 12000 रुपए हमें फर्दर खर्चा करने के बाद मिलेगा? क्या सिर्फ फर्दर खर्चा करने के बाद मिलेगा? क्या ए को बनाने में सिर्फ 500 रुपीज की कॉस्ट आएगी? क्या ए को बनाने में 13,200 में भी कोई खर्चा है? क्या 13,200 सारा ए का खर्चा है, बी का है, सी का है? 13,200 क्या है? वो ज्वाइंट कॉस्ट है, वो ज्वाइंट कॉस्ट है, उसे एलोकेट होना है। क्या 500, 1000 और 1200 को भी एलोकेट होना है? 500, 1000, 1200 वो तो ऑलरेडी अलग अलग है, उसकी किसी एलोकेशन की जरूरत नहीं है। तो किस अमाउंट ने बस अभी भी एलोकेट होना है? ज्वाइंट कॉस्ट ने होना है। और जो फर्दर प्रोसेसिंग से पहले है या बाद में है? तो ए को बनाने की अगर मैं आपसे कहूँ टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो वर्ड्स के एंगल से जरा सोचें। तो ज्वाइंट कॉस्ट में से शेयर आएगा, ज्वाइंट कॉस्ट में से उसका शेयर आएगा, और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 500। बी के एंगल से बोले, शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट प्लस 1000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड सो ऑन, ये टोटल कॉस्ट आएगी। फिर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालना चाहें तो सेल वैल्यूज हमारे पास है, तो प्रॉफिटेबिलिटी तक भी जा सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम वंस अगेन? 13,200 रुपए ने एलोकेट होना, ये 13,200 रुपीज क्वांटिटी बेस पे भी एलोकेट हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस डाटा नाउ? आइए जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो मैंने आपके सामने रुपीस लिखे हैं 2000, 6000 और 12000, क्या ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल वैल्यूज हैं? तो मसला हमारे स्टेज में क्या है? प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एज इट इज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, बट दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मेथड का नाम है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, लेकिन इस सिनेरियो में प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल ही नहीं हो पा रहे। तो इस केस में बेटा को परेशानी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है, और इस मसले को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है वो हम अब समझने लगे। ये सबको पता है कि ये सेल वैल्यूज किस वक्त की हैं, किस वक्त की हैं? स्प्लिट अप पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग हुई, फिर उसके बाद। और हम आपकी स्टेट पे स्प्लिट अप पॉइंट पे वर्किंग करना चाहते हैं, सेल वैल्यूज एट स्प्लिट अप पॉइंट पे आना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक दफा दोबारा क्लियर करने, अगर ये प्रोडक्ट्स इस वक्त सेलेबल होती बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग तो हमें किसी एक्स्ट्रा वर्किंग की जरूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट्स लेकिन स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल हो रही हैं, तो हमें फिर एक रिवर्स वर्किंग सॉर्ट ऑफ करनी पड़ेगी।
गौर से जरा बोर्ड पे डायग्राम देखो। 2000 रुपया कब मिलेगा? फर्दर प्रोसेसिंग के बाद। ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू नहीं है, ये क्लियर? आफ्टर है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है। अब मैं एक रिवर्स वर्किंग सॉर्ट ऑफ करने लगा हूं। इस सेल वैल्यू से हमें एक रिवर्स सॉर्ट ऑफ वर्किंग करके इस पॉइंट पे आना है। हमें ये वर्किंग करनी क्यों पड़ रही है, पहले ये क्लियर करें। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड जो हम पढ़ रहे हैं? सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। तो अगर तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू अवेलेबल हो तो आपको किसी एक्स्ट्रा वर्किंग को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज ना अवेलेबल हो, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की अवेलेबल हो, तो देन आई होप कि कुछ मेरी इस एरो से आपको हेल्प हुई है। हम अब सेल वैल्यूज आफ्टर स्प्लिट ऑफ से स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक कैसे वापस आ सकते हैं। एक अज्यूम्ड वर्किंग है डेफिनेटली, पहले एक छोटी बात, एक दो बातें क्लियर कर लें। ये अज्यूम्ड वर्किंग इन सेंस प्रोडक्ट सेलेबल है नहीं, लेकिन हम ये देखना ये चाह रहे हैं कि बेस्ड ऑन दिस डाटा अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे अगर बिक जाती तो कितने पे बिक सकती थी। तो इस वर्किंग को करने के लिए हमें अल्टीमेट मींस सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से रिवर्स वर्किंग करके वापस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पे आना है। तो पहली फिगर जरा देखें, एक को आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग हम कितने में बेच सकते हैं? 2000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 500। तो कोई तरीका मुझे बता सकते हैं मैं रिवर्स कैसे आ सकता हूँ? क्या ये 2500 इंकर होने के बाद मिलेगा? क्या ये 2500 इंकर होने के बाद मिलेगा? लेकिन मैं अब क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जरा वापस आना चाह रहा हूँ, एक अज्यूम फिगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग से पहले सपोज बेचते, क्या वैसे बेच रहे हैं, लेकिन सपोज अगर बेचते तो अप्रोक्सीमेटली कितने पे बेच रहे होते? कैसे वर्किंग करूं? 2000 प्लस 500 माइनस। वापिस आने के लिए क्या करेंगे? सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू गेट द assumed सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। बी के लिए फिगर्स बोले जरा। 6000 माइनस 1000, ये माइनस समझ आ रहा है सर? माइनस समझ आ रहा है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्किंग? टू गेट द सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ, अप्रोक्सीमेट सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। आइए जरा एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसमें फिर ये फिगर्स फर्दर लिख के अंडरस्टैंड करते हैं। ये हम सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की बेस पे इसलिए बड़ा एलोकेशन नहीं कर रहे। एक मिनट रुकेगा जी, एक क्वेश्चन आया मेरे सामने। मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि हम इन्हीं फिगर्स की बेस पे एलोकेशन कर लें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ये तो 2000 6000 12000 है, ये कब मिलेगा? ये तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मिलेगा। हमने एलोकेट किसको करना है? हमने ये 13200 एलोकेट करना है। तो दिस 13200 should not be allocated on the figure on the basis of those figures जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है। तो हमें पहले क्या करना होगा, इन फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो फिगर है इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे लाना है, क्योंकि बेटा हमने सिर्फ जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये सॉरी आपका नाम मेरे सही समझ नहीं आ रहा, मैं कहीं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा जी। टेबल एक बनाइएगा। नहीं खतरनाक सा, खतरनाक तो नहीं, सॉरी जरा माशाल्लाह अच्छा सा नाम है, मेरे से पढ़ा जा रहा है। ये टेबल बनाइए, ए बी एंड सी। है प्लीज कंसंट्रेट, अपनी तरफ से नहीं कुछ अजीम कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलम में लिखे हैं सेल वैल्यूज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग को ढूंढ देंगे डाटा, बता दें 2000 6000 12,000। नेक्स्ट कॉलम में लिखें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और अमाउंट्स बताएं। वही डाटा लिखना, मैं जरा टेबल में रेंज कर रहा हूँ। 500 1000 1200। अब इन दो फिगर्स को देख के, लेकिन जरा डायग्राम शायद हेल्प किया करेगी। रिवर्स आना है, ऑनवर्ड जाना है, वापस आना है। कहां से कहां आना है?
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग से बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग मींस सेपरेटर पॉइंट पे आना। तो नेक्स्ट कॉलम में फिर अब क्या हेडिंग बन सकती है? लेकिन इसके ऊपर डेफिनेटली लिख लें ये assumed सेल वैल्यूज एट सेपरेटर ऑफ। अज्यूम क्यों लिख रहा हूँ? बेच नहीं रहे, अप्रोक्सीमेटली अगर बेचते तो शायद इतने का बेचते, इस तरह से। सेल वैल्यूज एट सप्लेट ऑफ, assumed सेल वैल्यू एट सप्लेट ऑफ। जी बता दें ये फॉर्मूला क्या डेवलप होगा? 2000 माइनस 500 या प्लस? तो 1500। आगे बोले 5000, सिंपल फिगर से सॉल्व करें। एंड 10,000। डायग्राम देखें, सॉरी 10,800। assumed sale values at split of, डायग्राम देखें कहां से कहां वापस आ गए? फर्दर प्रोसेसिंग से स्प्लिट अप पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। देन बेटा अब क्या होना है, यहां से टोटल हो जाएगा और ये काइंडली मुझे बता दें कितने रुपए हैं जो एलोकेट होने हैं। एलोकेशन जॉइंट कॉस्ट की होनी है विच इज 13,200। करें ये फाइनल। बहरहाल मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन, अगर कोई काइंडली पॉइंट्स में राउंड ऑफ हो रहा होगा, पॉइंट्स में फिगर जारी होगी तो राउंड ऑफ इन रुपीस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है बेटा प्लीज। ये माइनस करने की सेंस समझ आ गई सबको? जी जरा ये टोटल बताइएगा सेल वैल्यूज का। नहीं जरा काइंडली टोटल मुझे जरा। 17,300। जी एलोकेशन बेटा आई होप सबको पता कैसे होनी है। 1500 डिवाइड बाय 17,300। क्वेश्चन तो सबको समझ आ गई ना कैसे फाइनली हो रही है? ये बताइएगा जी आंसर। 1145 राउंड अप प्लीज। 3815 8240। प्लीज फिगर ऐसे देख के बोर्ड से ना लिख लीजिएगा, सॉल्व किया करें कैलकुलेटर पे। एनी कंफ्यूजन? अगर क्या ना हो रहा हो किस स्टेज पे तो फिर क्या करेंगे? बनाए 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 सेंटेंस, बहुत से सवाल कर दिए एक ही सेंटेंस में मैंने। अगर किस स्टेज पे क्या ना हो रहा हो तो फिर क्या करेंगे? अगर प्रोडक्ट सप्लायर पॉइंट पे सेल नहीं हो रही तो फिर assumed सेल वैल्यू एट सेल ऑफ सप्लायर पॉइंट निकाला करेंगे। assumed सेल वैल्यू एट सप्लायर पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? फाइनल सेल वैल्यू लिया करेंगे और उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दिया करेंगे। डन है सर? बाजार थोड़ी सी कंप्लीट करके उठिएगा जरा, एक मिनट और। ये तो 1145 आया है, आ गया सबका? इसका नाम बताएं क्या है? हाँ जी, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, देखें शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेफिनेटली जिसका मैंने सर्कल लगाया ये ऑफ ए है और इसके नीचे जो फिगर्स आ रही हैं ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली है। शेयर ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। डन है सर? डन है सर? लेकिन एक काम जरा और करके जाइएगा ताकि बात मेरी पूरी आ जाए यहाँ तक।
एक कॉलम जरा होपफुली हो सकता है ऊपर जगह ना आपकी, नेक्स्ट जिस समय बना उस बना जरा ABC दोबारा लिखें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कंसंट्रेट प्लीज। आपने फाइनली इस डेटा से अब मुझे ये बताना है कि A, B और C को बनाने में हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग का कितना खर्चा हुआ है। नहीं सारा बेटा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? A को बनाने का टोटल खर्चा, कंसंट्रेट करना है प्लीज सारे। अपनी डायग्राम में जाएं, डायग्राम 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 डायग्राम, लुक एट द डायग्राम। 13,200 ढूंढे, मिल गए। उस 13,200 रुपीज में से A का शेयर कितना निकला हुआ है? 1145। क्या ये 1145 A को बनाने का खर्चा है? खर्चा है, लेकिन क्या ये सारा खर्चा है? इसमें क्या प्लस करेंगे आप? तो बेटा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आपने निकालनी हुआ करेगी तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोल दे जरा फार्मूला। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट 1145 प्लस 500 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट टू गेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक वर्किंग भी लिखिएगा, समझ आ रही क्या हो रहा है? कहां तक कितना खर्चा हुआ था? सप्लाई पॉइंट तक 1145, और बेचने के लिए अगर फर्दर प्रोसेसिंग की है तो 500 फर्दर खर्चा हुआ है। बी का लिखवाएं, क्या लिखेंगे? बी की फिगर्स 3815 प्लस 1000 और सारी फिगर्स आप सॉल्व कर लें, मुझे जरा सी की फिगर्स बता दें। 8240 प्लस 1200। ये प्लस करने की सेंस समझ आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो जॉइंट थी उसमें फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड हो रही है। सुस्ती नहीं अफोर्ड हो सकती सर। आखिरी लम्हे तक क्लास में इन्वॉल्व रहे प्लीज। आंसर्स बताएं फाइनली। ए का 1645, 4815, 9440। कोई कंफ्यूजन नहीं फाइनल रहेगी बेटा? सेल वैल्यू एट सेपरेट अप पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रोडक्ट्स सेपरेट अप पॉइंट पे सेलेबल हैं तो उसी स्टेज पे सेल वैल्यूज कैलकुलेट कर लें। लेकिन अगर स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलेबल है, तो अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? कैसे बनाएं भाईजान, कैसे बनाएं? फाइनल सेल वैल्यूज लिखें और इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दें। फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालें? हमारा बैग बंद हो गया, हम कैसे निकालें? जहन से निकालें, जहन से निकालें। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालें? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। थोड़ी सी बात इसमें रह गई है, कल इंशाल्लाह दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट होनी है। कोई सैटरडे की छुट्टी हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकते आप। ये गेम ओवर हो जानी है अगर आप कल ना आ सके। और यकीनन मुझे पता है कि आपने घर में बैठ के पढ़ना होगा, लेकिन ये ख्याल गलत है। जब फिजिकल हजरात है यहीं आके पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज। बड़ा 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 मुश्किल हो जाना आपके लिए क्लास तक पहुंचना, लेकिन इंशाल्लाह आपने पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज। रिवाइज करके आना प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? नजम आप क्लियर हो गए? अल्लाह हाफिज।